इनकलाब की आग में जलते दो शहर, लंदन और पेरिस। चार्ल्स डिकेंस के क्लासिक नॉवल अ टेल ऑफ टू सिटीज की इस कहानी में खुशामदीद, जहां मोहब्बत, नफरत और कुर्बानी के धागे तारीख के एक बहुत ही पुरतशद्दुद दौर में बुने गए हैं। नॉवेल का आगाज ही एक ऐसे फिक्रे से होता है जो जहन में गूंजता रहता है। ये बेहतरीन वक्त था, ये बदतरीन वक्त था। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि ये इस पूरे दौर का खुलासा है। एक ऐसा वक्त जो तजादात और इंतहाओं से भरा हुआ था, और यही इस कहानी की असल बुनियाद है। तो कहानी का पहला हिस्सा है जिंदगी की तरफ वापसी। इसका आगाज एक बहुत ही पुरअसरार पैगाम से होता है। जिंदगी की तरफ वापस बुलाया गया। लेकिन इसका मतलब क्या है? कौन है वो शख्स जिसे गुमनामी के अंधेरों से निकाला जा रहा है, और कहां से? तो साल है 1775। एक नौजवान खातून लूसी मैनेट को एक ऐसी खबर मिलती है जो किसी की भी दुनिया हिलाकर रख दे। उसके वालिद, जिन्हें वो मुर्दा समझती थीं, जिंदा हैं। लेकिन ये कोई आम खुशी की खबर नहीं है। डॉक्टर मैनेट 18 साल बैस्टील की बदनाम जमाना जेल में गुजारने के बाद जहनी तौर पर बिल्कुल टूट चुके हैं। वो अब पेरिस की एक अंधेरी कोठरी में बस पागलों की तरह जूते बनाते रहते हैं। डॉक्टर मैनेट की देखभाल कौन कर रहा है? उनका एक साबिक मुलाजिम मिस्यू डिफार्ज, जिसकी शराब की दुकान आने वाले इनकलाब का गढ़ बन चुकी है। लेकिन असल खतरा, असल ताकत उनकी बीवी हैं मादाम डिफार्ज। वो हर वक्त खामोशी से कुछ न कुछ बुनती रहती हैं। लेकिन ये कोई आम बुनाई नहीं है। वो अपनी सुलाइयों से उन तमाम लोगों के नामों की एक फहरिस्त तैयार कर रही हैं जिन्हें इनकलाब की भेंट चढ़ना है। अच्छा, तो अब 5 साल आगे चलते हैं। कहानी का रुख पेरिस के उबलते हुए माहौल से हटकर 1780 के लंदन की तरफ मुड़ जाता है। यहां हमारी मुलाकात एक फ्रांसीसी शख्स चार्ल्स डार्ने से होती है, जिस पर जासूसी और गद्दारी का इल्जाम है और उसे सजाए मौत का सामना है। और इसी मुकदमे के दौरान एक बहुत ही गैर मुतवक्के किरदार सामने आता है, सिडनी कार्टन, एक इंतहाई ज़हीन लेकिन अपनी जिंदगी से बेजार वकील। और यहां आता है कहानी का ट्विस्ट। वो ना सिर्फ डार्ने का हमशक्ल है, बल्कि वो अपनी इस मुशाबहत को अदालत में इतनी महारत से इस्तेमाल करता है कि गवाह का बयान ही मशकूक हो जाता है, और यूं डार्ने की जान बच जाती है। हिस्सा दोम, दो शहर। तो अब हम कहानी के बिल्कुल मरकज में उतरते हैं, जहां लंदन का ज़ाहिरी सुकून और पेरिस का बढ़ता हुआ खलफशार एक दूसरे से टकराने वाले हैं। देखें, फ्रांस में अमीर तबके की बेहिस्सी उरूज पर है। उसकी बदतरीन मिसाल है जालिम मार्क्वेस एवरमॉन्ड, जो अपनी शाही गाड़ी के नीचे एक गरीब बच्चे को कुचल देता है और उसकी कीमत चंद सिक्कों से अदा करता है। इसके बिल्कुल बरक्स इंग्लैंड में जिंदगी निस्बतन पुरअमन है, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं रहने वाला। और यहां एक बहुत बड़ा राज सामने आता है। ये जालिम मार्क्वेस कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स डार्ने का चचा है। अपने खानदान के जराइम पर शर्मिंदा होकर चार्ल्स अपनी विरासत और खानदानी नाम दोनों को ठुकरा देता है, और इसी रात मार्क्वेस को उसके अपने बिस्तर पर कत्ल कर दिया जाता है। ये इनकलाब के खून का पहला कतरा था। हिस्सा सोम, एक उलझा हुआ जाल। चलें अब वापस लंदन का रुख करते हैं। फ्रांस में तो सियासी तूफान पनप रहा है, लेकिन लंदन में मोहब्बत और वफादारी के धागे इन किरदारों की किस्मतों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। लूसी मैनेट की मेहरबानी और खूबसूरती 3 बिल्कुल मुख्तलिफ मर्दों को उसकी तरफ खींचती हैं। नेकदिल चार्ल्स डार्ने, खुदगर्ज वकील मिस्टर स्ट्राइवर, और एक टूटा हुआ अपनी जात में गुम सिडनी कार्टन। इन सब में सबसे पेचीदा रिश्ता सिडनी कार्टन का है। वो लूसी के सामने अपने दिल का हाल बयान करता है और इतराफ करता है कि सिर्फ वही है जो इससे ये एहसास दिलाती है कि उसकी इस तबाहाल जिंदगी में भी अच्छाई का एक जर्रा बाकी है। ये एक ऐसा लम्हा, एक ऐसा वादा जो आगे चलकर कहानी का रुख ही बदल देगा। लूसी चार्ल्स से शादी कर लेती है, लेकिन उनकी खुशी के दिन ही एक खौफनाक राज सामने आ जाता है। जब डॉक्टर मैनेट को पता चलता है कि उनका दामाद कोई और नहीं बल्कि उसी एवरमॉन्ड खानदान से है जिसने उन्हें कैद किया था, तो उनका जहन माजी के अंधेरों में वापस डूब जाता है और वो एक बार फिर अपने होश व हवास खो बैठते हैं। और अब कहानी में एक ड्रामाई मोड़ आता है। जाती कहानियां पस चली जाती हैं क्योंकि फ्रांसीसी इनकलाब शुरू हो जाता है और तमाम किरदार उसके पुरतशद्दद भंवर में खिंचे चले आते हैं। 14 जुलाई 1789, वो दिन जब तारीख का धारा बदल गया। मेस्यू डिफाश की क़यादत में पेरिस के भूखे और गज़बनाक अवाम जुल्म की सबसे बड़ी अलामत बैस्टील की जेल पर हमला कर देते हैं। इनकलाब शुरू हो चुका है और अब कोई भी इसकी आग से महफूज नहीं।
इस सारी अफरा तफरी के बीच डिफार्ज सीधा डॉक्टर मानेट की पुरानी कोठरी में जाता है। उसका मकसद एक ही है, चिमनी में छुपे इस खत को ढूंढना जो सालों से वहां पड़ा है और जो एवरमॉन्ट खानदान की किस्मत पर आखिरी मोहर लगा देगा। इसी दौरान लंदन में चार्ल्स डार्ने को खबर मिलती है कि उसका एक वफादार मुलाजिम फ्रांस में खतरे में है। वो इसे बचाने के लिए पेरिस रवाना होता है। ये एक नेक लेकिन बहुत ही मुहलिक गलती थी। फ्रांस पहुंचते ही उसे एक अमीरजादे के तौर पर पहचान कर कैद कर लिया जाता है। डार्ने के मुकदमे में डिफार्ज अपना आखिरी पत्ता खेलता है, वो खत जो उसे बेस्टील से मिला था। और ये खत किसी और ने नहीं बल्कि खुद डॉक्टर मैनेट ने अपनी कैद के दौरान लिखा था, जिसमें उन्होंने डार्ने के बाप और चचा के एक गरीब खानदान पर किए गए वैश्याना मजालिम की पूरी कहानी बयान की थी। और फिर सबसे बड़ा राज सामने आता है। मादाम डिफार्ज कोई आम इनकलाबी नहीं है, वो इसी मजलूम खानदान की आखिरी जिंदा फर्द हैं जिसे एवरमॉन्ट्स ने तबाह किया था। इसका इंतकाम जाती है और वो चार्ल्स समेत पूरे खानदान का खात्मा चाहती है। डार्ने को सजाए मौत सुना दी गई है। सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन अब हम कहानी के सबसे ताकतवर हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां एक किरदार एक हतमी और निजात दिला देने वाला फैसला करता है। और अब सिडनी कार्टन आगे बढ़ता है। वो अपनी जिंदगी भर की बेमकसदियत को एक तरफ रखकर एक खतरनाक मंसूबा बनाता है। वो अपनी और डार्ने की मुशाबहत का फायदा उठाते हुए जेल में दाखिल होता है, डार्ने को बेहोश करके उसकी जगह ले लेता है और इसके पूरे खानदान को बेहिफाजत इंग्लैंड रवाना कर देता है। लेकिन मादाम डिफार्ज हार मानने वालों में से नहीं है। वो खानदान को रोकने की आखिरी कोशिश करती हैं, लेकिन उसका सामना लूसी की वफादार खादमा मिस पारजिब से होता है। दोनों के दरमियान होने वाली कशमकश में मादाम डिफार्ज की अपनी ही बंदूक चल जाती है और उसका इंतकाम उसी के साथ खत्म हो जाता है। ग्लूटीन की तरफ जाते हुए चार्ल्स डार्ने के रूप में सिडनी कॉटन बिल्कुल पुरस्कून है। इसके आखिरी ख्यालात तारीख के सबसे मशहूर अल्फाज बन जाते हैं। ये काम जो मैं कर रहा हूं मेरे तमाम कामों से कहीं बेहतर है, और ये आराम जो मुझे मिलने वाला है मेरे तमाम आराम से कहीं बेहतर है। उसने अपनी बेमायनी जिंदगी को मोहब्बत के नाम पर कुर्बान करके अमर कर दिया। और ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल पर छोड़ जाती है जो इस नावल की रूह है, क्या कुर्बानी का एक अजीम अमल एक बेकार और बेमानी जिंदगी को भी बामकसद बना सकता है?